आज अपन पढ़ेंगे अमेरिकी जो शासन व्यवस्था है उसमें संघीय तत्व क्या हैं जो नज़र आते हैं। संघीय तत्व यानी जो फेडरल एलिमेंट होते हैं, यानी जो शासन व्यवस्था का एक तरीका है। संघात्मक शासन वहाँ पाया जाता है। ऐसे कौन से तत्व हैं कि उनसे ये माना जाए कि वहाँ संघात्मक शासन है। तो संघात्मक शासन होने के कुछ मुख्य तत्व होते हैं, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मली नज़र आते हैं, वो यहाँ पर भी हैं। तो संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय यानी किसी देश में बहुत सारे राज्यों की सरकारों का एक संघ बना हुआ होता है, उसको एक संघीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अपना देश भी संघीय देश है, तो यहाँ पे बहुत सारे राज्यों की सरकारें काम करती हैं, इन सब से मिलकर अपना देश बना हुआ, तो ये संघ है। और इसमें केंद्र में भी एक सरकार होती है जो पूरे देश के शासन को देखती है। तो केंद्रीय सरकार के साथ राज्य सरकारों की उपस्थिति संघीय शासन की विशेषता है। अब इसमें ये शासन व्यवस्थाएं जब दो तरीके की सरकारें काम करती हैं तो हमेशा इनमें टकराव बने रहने की संभावना बनती है। तो इस टकराव को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे एलिमेंट अगर किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी शासन व्यवस्था में दिखाई देते हैं तो अपन ये मान सकते हैं कि संघात्मक शासन वहाँ पे है। तो टकराव रोकने के लिए 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, इनके अपने अपने कानून और नियम बना दिए जाते हैं, उसके लिए एक संविधान बनाया जाता है। तो उस देश में संविधान का होना ज़रूरी है ताकि ये अपने अपने नियम स्पष्ट रूप से इन सबको मालूम हो, दोनों सरकारों का। फिर ये अगर संविधान को नियमों में अगर परिवर्तित करने की केंद्रीय सरकार की मंशा रहती है। नॉर्मली ये माना जाता है केंद्रीय सरकार शक्तिशाली है, तो वो हमेशा राज्य सरकारों की शक्तियों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। तो उससे बचाए रखने के लिए बहुत सारे उसमें बिंदु या रखे जाते हैं। तो संविधान की रक्षा के लिए एक न्यायपालिका की सर्वोच्चता या स्वतंत्रता रखी जाती है ताकि वो संविधान की रक्षा कर सके, उसके बार बार उसको परिभाषित करती रहे समय समय पे। दूसरा ये होता है कि जो वहाँ की विधायिका होते हैं, विधायिका के एक अंग जो ऊपरी सदन होता है उसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं और सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलना ज़रूरी होता है ताकि वो अपने किसी भी ऐसे कानून बनने से रोक सकें जो उनकी राज्य सरकार के शक्तियों को कमज़ोर करता हो। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट होता है शक्ति विभाजन कर दिया जाता है, यानी कामों का बंटवारा कर दिया जाता है कि कौन सी सरकार, राज्य सरकार कौन से काम करेंगी और केंद्र सरकार कौन से काम करेंगे, क्योंकि व्यक्ति वही है। एक व्यक्ति की ज़रूरत की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको राज्य सरकार भी पूरा करेगी और केंद्र सरकार भी पूरा करेगी, तो उसका बंटवारा करना किया हुआ होता है, उसको उसका शक्ति विभाजन बोलते हैं। और इसके अलावा दोहरी नागरिकता भी कई राज्यों में दिखाई देती है। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी दोहरी नागरिकता होती है, राज्यों की अलग नागरिकता होती है और केंद्र सरकार की अलग नागरिकता होती है। तो ये सब बिंदु होते हैं जो संघात्मक शासनों में देखने को मिलते हैं। तो अपन देखेंगे ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। तो पहला बिंदु है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, जो अपने को पता है कि संघीय शासन की विशेषता होती है कि यहाँ जो शासन की शक्ति का प्रयोग दोहरे स्तर पे होता है, केंद्रीय सरकार भी करती है और राज्य की सरकार भी करती है। यानी एक व्यक्ति विशेष पर दो सरकारों का शासन प्रभुत्व शक्ति होती है, उस राज्य की विशेष की सरकार का और केंद्रीय सरकार का। तो प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग है, यानी संघात्मक शासन की एक विशेषता है। फिर दूसरा है शक्तियों का विभाजन यानी कामों का बंटवारा, इनको आपस में बांट दिए जाते हैं कौन से कार्य केंद्र सरकार द्वारा और कौन से कार्य इकाइयों की सरकारों के बीच किए जाएंगे। तो ये शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो विभाजन कैसे किया गया? दो तरीके से होता है विभाजन, या तो एक तरीके की सरकार को उसके कार्य हैं वो गिन के बता दिए जाएँ और बाकी के जो बचे हुए शेष सारे कार्य हैं वो दूसरे को सौंप दिए जाएँ। नॉर्मली ऐसा ही किया जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही किया गया है। यहाँ पे केंद्रीय सरकार की शक्तियों की गणना कर दी गई है, यानी केंद्र सरकार को बता दिया गया है कि आपके ये अधिकार हैं फिक्स, और बाकी जो भी शेष अधिकार हैं वो अवशिष्ट जो भी हैं वो सारे राज्यों को प्रदान कर दिए गए हैं। यानी राज्यों के पास बाकी बचे हुए सारे अधिकार हैं और केंद्र सरकार की उन शक्तियों की गणना कर दी गई है। अपने देश में उल्टा है, अपने देश में केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो ये भी शक्तियों का बंटवारा वहाँ पे है, तो इसका मतलब वहाँ संघीय विशेषता अपने को दिखाई देती है। फिर अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि संघीय व्यवस्था तभी रन कर पाएगी अच्छे से स्मूथली जब दोनों सरकारें अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही रहते हुए कार्य करते रहें, दूसरे के कार्य क्षेत्र में कोई छेड़खानी या फिर उसके अधिकारों के साथ या उनकी शक्तियों के साथ कोई छेड़खानी ना करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनके जो जो भी अधिकार हैं वो निश्चित कर दिए जाएँ और उनको एक नियमावली में लिपिबद्ध करके उनके समक्ष रखा जाए, तो उसी को एक संविधान का नाम दिया जाता है। तो
संविधान और फिर उस संविधान की सर्वोच्चता भी घोषित की जानी ज़रूरी है। ये ज़रूरी, अगर यूँ कर दिया जाए कि संविधान की सर्वोच्चता न रख के केंद्रीय विधायिका की या सर्वोच्चता रख दी जाए जैसे ब्रिटेन में है, तो बड़ा आसान है कि उसके द्वारा संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। तो संविधान की सर्वोच्चता रखी जाती है संघीय शासन व्यवस्था में। तो यहाँ पे संघ राज्य का ये संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्र सरकार इकाइयों की सरकारें सरकार के बिना संविधान के प्रतिकूल किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। अगर किसी भी पर कोई भी प्रतिकूल कार्य करते हैं तो अमेरिकन न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी जाती है कि ऐसे किसी भी कार्य को जो संविधान के प्रतिकूल है उसको निरस्त कर सके। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसमें अनुच्छेद 6 में कहा भी गया है कि ये संविधान और इसके द्वारा बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई भविष्य में सभी संधियाँ देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश इससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान कानून की कोई बात इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। तो इससे स्पष्ट है इस लाइन से अनुच्छेद 6 के कि संविधान की सर्वोच्चता रखी गई है। फिर अगला बिंदु आता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता क्यों ज़रूरी है? एक तरफ अपन बोल रहे हैं संविधान की सर्वोच्चता, दूसरी तरफ बोलते हैं न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका है केंद्रीय, उनमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। किस वजह से? इस वजह से ताकि वहाँ की विधायिका और कार्यपालिका कोई ऐसा कानून या ना बना सकें जिससे राज्यों की सरकारों को कोई खतरा पैदा हो जाए। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता रखी गई है किस सेंस में कि सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या और रक्षा करना होता है। और यही सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार तथा सरकार के किसी भी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल जो भी कार्य किए जाते हैं उसको अवैधानिक यानी इलीगल घोषित कर दिया जाता है और यही इसकी न्यायिक सर्वोच्चता कहलाती है। तो ये विशेषता अगर नहीं होगी तो किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी अपने हद को तोड़ा जा सकता है, यानी अपने जो उसको जो सीमित किया गया, उसके जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसको वो अगर मानने से इनकार करती है तो न्यायपालिका द्वारा उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति के माध्यम से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। इनमें से किसी भी पक्ष द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो स्पष्ट होता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता क्यों ज़रूरत है संघीय व्यवस्था को बनाए रखने में, क्योंकि यही है जो संविधान की रक्षा करता है एक्चुअल में। क्योंकि संविधान सर्वोच्च है लेकिन संविधान का पालन करने पे ही उसकी सर्वोच्चता बनी रहती है और ये पालन कराए जाने की जिम्मेदारी किसको दी सौंपी गई है? न्यायपालिका को। फिर अगला है दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप, यानी एक व्यक्ति को दोहरी यानी डबल सिटीजनशिप मिलती है। दो किस टाइप की? इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति केंद्रीय सरकार का तथा उस राज्य सरकार का नागरिक होगा जिसमें वह रहता है। तो दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है, यानी पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सभी जगह, जैसे अपने देश में अपन एकल नागरिकता है, अपन केवल भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं हैं। तो लेकिन ये अति आवश्यक भी नहीं है संघीय शासन व्यवस्था के लिए, लेकिन अगर ये हो तो ज़्यादा अच्छा ही माना जाता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को दो नागरिकताएं प्राप्त होती हैं और इसके बाद में अंतिम बिंदु है संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष होता है। किस वजह से? क्योंकि अपने को पता है कि शक्तिशाली केंद्रीय सरकार होती है किसी भी देश में, तो केंद्रीय सरकार द्वारा संविधान के संशोधन के प्रस्तावों का अनुमोदन और प्रस्ताव वहाँ से पारित किए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रस्ताव रखा ही ना जाए जो इन राज्यों के शक्तियों को कोई खतरा महसूस कराता हो। तो दोनों बातें, एक तो ये कि वहाँ की सरकार में इनका एक प्रतिनिधि होता है, दूसरा बात ये है कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है ताकि किसी राज्य को भेदभाव ऐसे महसूस ना हो, सबको समान अधिकार भी मिल सके। तो संघ राज्य के उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त अन्य गौण लक्षण भी माने जाते हैं। इनमें से एक है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में, यानी जो उच्च सदन होता है, उसमें प्रतिनिधित्व संघ के आधार पर प्रदान किया जाए, जनसंख्या के आधार पर नहीं। यानी किसी राज्य की कितनी बड़ी जनसंख्या हो उसका एक ही प्रतिनिधि होगा या फिर दो प्रतिनिधि होंगे तो सबके बराबर ही प्रतिनिधि माने जाएंगे। तो ऐसा ही है वहाँ के जो प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में दिया गया है और जो इनकी सीनेट है वहाँ पे छोटी बड़ी सभी इकाइयों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहाँ दो दो प्रतिनिधि हर राज्य के द्वारा भेजे जा सकते हैं और ये प्रतिनिधि इन राज्यों के अधिकारों की रक्षा वहाँ पे हमेशा रह के करते रहते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट लक्षण हैं संघीय व्यवस्थाओं के जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ की शासन व्यवस्था में दिखाई देते हैं।
तो अगर ये क्वेश्चन इंडियन संघीय व्यवस्था के लिए आता है तो अपन वहाँ पे ये इन्हीं बिंदुओं को रख के उसका जवाब दे सकते हैं।